दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज यादव। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है फैज अहमद फैज द्वारा लिखित राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा का संदर्भ। सुनिएगा। इससे पहले कि हम किसी चीज की हिफाजत करना सीखें या उसकी कोशिश करें, यह पहचान करना जरूरी है कि वह कौन सी चीज है जिसकी हिफाजत की जानी चाहिए। वर्गों में बटे हुए हमारे जैसे समाज में संस्कृति भी वर्गीय तरतीब के हिसाब से बटी होती है और इस बटे हुए ढांचे की उन बुनियादी चीजों को ढूंढना और परिभाषित करना किसी लेखक या सामाजिक सिद्धांतकार का दायित्व है जो राष्ट्रीय संस्कृति की हिफाजत या संरक्षण के लिए आवश्यक है। साम्राज्यवादी शासन के लंबे दौर में हुए पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों, जड़ों और रीति रिवाजों के विध्वंस के चलते तीसरी दुनिया के ज्यादातर देशों में यह समस्या और भी पेचीदा हो गई है। विदेशी आधिपत्य के दौर में हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के निर्धारण की समस्या के ऊपर ज्यादा फौरी महत्व के सामाजिक और राजनीतिक सवालों का ग्रहण लग गया था और तीसरी दुनिया के देश आज़ादी हासिल करने के बाद ही इसकी खोज के सफर पर संजीदगी से निकल पाए। यह एक वजह है जिसके चलते प्रेमचंद का लेखन आज भी इतना प्रासंगिक है। वे हिंदी और उर्दू कथा साहित्य के उन प्रभावशाली आरंभिक लेखकों में से थे जिन्होंने पाठक के सामने उसके सामाजिक संगठन की अस्थि संरचना को उजागर किया और इस तरह उसे अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की देह यष्टि यानी राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता की जीवन पद्धति के प्रति जागरूक बनाया। हिंदी और उर्दू में पौराणिक कथा, रोमांस और परिकथाओं के रूप में कथा लेखन अथवा किस्सा गोई की परंपरा पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन हम आधुनिक अर्थ में कथा साहित्य को 19वीं सदी की एक खोज मान सकते हैं। इसकी शुरुआत के पीछे एक ओर ब्रिटिश स्कूल तालीम तो दूसरी ओर एक शहरी मध्यवर्ग का उदय जैसे कारक विद्यमान थे। जिस दौर में साहित्य का संक्रमण सामंती प्रभुओं के आस्वाद और साहित्यिक रुझान से मध्यवर्ग की रुचियों और साहित्यिक रुझानों की ओर हो रहा था, उस समय पूरा साहित्य या तो इस वर्ग के सम्मुख उपस्थित नई सामाजिक समस्याओं में मुब्तला था या फिर रोमानी फंतासियों वाली वर्णनात्मकता में। तत्कालीन कथाकारों के प्रयोजनों और उद्देश्यों के दायरे में न तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विराट सुविधा विहीन आवाम का कोई वजूद था और न ही अपने स्थानीय जीवन की संस्कृति का। सामाजिक जीवन से भी ज्यादा साहित्य में जनता के बहुमत को अंगूठा दिखाते हुए एक वर्ग के वर्चस्व की जगह दूसरे वर्ग का वर्चस्व कायम हो गया था। प्रेमचंद और उनके समकालीनों के साथ ही, जिनमें से पंडित सुदर्शन जैसे लोग स्मरणीय हैं, अमीर लोगों के बैठक खानों के ऐश्वर्य और सिविल लाइंस की रोशनियों से बाहर निकलकर साहित्य गांव की चौपालों के फीकेपन और कस्बों की गलियों के धुधलके तक पहुंच पाया। उन्हीं की उंगली पकड़कर हिंदी उर्दू का कथा साहित्य सही मायनों में डी क्लास हो पाया और उसने प्रगतिशील लेखक संघ, जिसके पहले अध्यक्ष प्रेमचंद ही थे, द्वारा प्रचारित सामाजिक यथार्थवाद की राह पकड़ी। निसंदेह यह सब कुछ संयोग नहीं था, बल्कि सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के साथ इनका सीधा संबंध था। इस सदी के शुरुआती दशकों में और खास तौर से 20 के दशक में राष्ट्रवादी आंदोलन मध्यवर्ग के बैठक खानों की संवैधानिक बहसों तक नहीं सिमटा रह गया था। पहली बार सामान्य जनता का विराट तबका राजनीतिक संघर्ष में एक सक्रिय हिस्सेदार के तौर पर उभर कर आया था। महात्मा गांधी का उदाहरण और उनके संदेश, सामाजिक अक्टूबर क्रांति और मार्क्सवाद तथा समाजवाद की विचारधारा का आगमन, विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी और कामगार वर्ग के संगठनों का उदय, इन सब ने तत्कालीन लेखन के रूप, अंतर्वस्तु और भाषा शैली में अनुकूल बदलाव लाने की दिशा में योगदान दिया और प्रेमचंद के लेखन ने बाद के लेखकों को अपनी खोज में विविधता और परिष्कार लाने के लिए चरित्र, अनुभव और स्थितियों के आर्केटाइप मुहैया कराए। अपने समय के सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति को लेकर प्रेमचंद का जो उपागम और तरीका था, वह आज के लेखकों के लिए भी प्रासंगिक है। विचारधारात्मक स्तर पर वे आदर्शवादी थे और उनकी गांधीवादी दीक्षा ने सामाजिक अंतर्विरोधों के समाधान के बारे में उनकी दृष्टि को कहीं कहीं धुंधला कर दिया है, तब जबकि उन अंतर्विरोधों से वे इतनी गहराई तक वाकिफ थे। यह आदर्शवादी समाधान था।
हृदय परिवर्तन, जिसके चलते बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते थे। स्वाभाविक रूप से अधिक वर्ग चेतन और बेहतर राजनीतिक दीक्षा पाए हुए युवा प्रगतिशीलों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन प्रेमचंद के पास एक ऐसी चीज थी जो इनमें से कईयों के पास नहीं थी। वह यह कि एक गरीब स्कूल शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपमानित और उपेक्षित लोगों के दुर्भाग्य के बारे में एक अवलोकनकर्ता की तरह नहीं, भागीदार की तरह लिखा। सहानुभूति प्रकट करने वाले बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं, एक सहभोक्ता की तरह लिखा। इसलिए उनकी कहानियां उतनी ही रूखी और सीधी सादी हैं तथा उनकी भाषा उतनी ही सरल और बेबाक है जितनी उनके चरित्रों की जिंदगियां। और सबसे बड़ी बात तो यह कि उनकी कृतियां अपनी जमीन और अपने लोगों के अनेक अभावों को लेकर अगाध करुणा और प्यार से आप्लावित हैं। आज की दिग्भ्रमित सामाजिक और साहित्यिक दुनिया अपनी पहचान की तलाश करती सभी तरह के सामाजिक और नैतिक आदर्शों तथा प्रयत्नों की सिंकल अस्वीकृति के चलते और अपनी मनोगत पीड़ाओं के उलझाव के चलते अपनी जनता से अलग थलग पड़ी है। अपनी कला की वास्तविक समस्याओं के बदले शैली शिल्प की पहेलियों में मुब्तला बहुतेरी युवा प्रतिभाएं हैं। ऐसी सामाजिक साहित्यिक दुनिया में प्रेमचंद का कृतित्व संस्कृति, कला और यथार्थ के सच्चे परिप्रेक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक अत्यंत प्रासंगिक आमंत्रण है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को और बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।